हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग मोल संकल्पना या मोल अवधारणा भी कहते हैं। बच्चों, जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट हमारे कान में पड़ता है, हमको लगता है कि बहुत ही कोई कठिन चीज होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हैं, हमको लगता है कि कोई बहुत ही कठिन टॉपिक हम लोग सुनने या पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग इस मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित या मोल अवधारणा से संबंधित सारे डाउट क्लियर कर देंगे और वीडियो के लास्ट में आते आते मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 11वीं रसायन के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मोल अवधारणा या मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बच्चों, जो मोल होता है वो एक नंबर होता है। मोल एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। किसको व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो चीजें बहुत छोटी हों, जैसे अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत छोटे कण होते हैं। इनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए ही हम लोग मोल शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? जो छोटे कण हैं उन्हीं को व्यक्त करने के लिए बच्चों हम लोग मोल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि मोल एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। आइए इसको समझते हैं, कैसे ये एक संख्या होती है और कैसे इसको व्यक्त किया जाता है। इसको जानने से पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं। बच्चों, आजकल इंटरनेट का दौर है और इस इंटरनेट के दौर में बच्चों आपकी ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। तो इसमें एक चीज आप देखे होंगे कि लिखा हुआ बहुत से जगहों पे आपको मिलता है 1K। ऐसे वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है बच्चों 1K। इस K का मतलब क्या होता है? बच्चों, इस K का मतलब होता है एक नंबर और K का मतलब होता है हजार। कितना हजार? 1000। तो 1K का मतलब कितना हो गया? 1000। तो कहीं भी 1K लिखा हो, इसका मतलब हो गया 1000। कोई भी वस्तु हो, उसको यदि 1K के रूप में लिखा है तो इसका मतलब है वो 1000 को बता रहा है। जैसे लिखा 1K सब्सक्राइबर, किसी चैनल पे लिखा हो 1K सब्सक्राइबर, इसका मतलब है कि उस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर है। समझ में बात आ रही है? तो 1K का मतलब कितना हो गया बच्चों? 1K का मतलब हो गया कोई भी वस्तु 1000। समझ में बात आ रही है? ठीक उसी तरीके से बच्चों मोल भी होता है। मोल का मतलब भी होता है एक नंबर। तो जिस प्रकार से 1K में 1000, वैसे ही बच्चों एक मोल में जो संख्या होती है वो Na के बराबर होती है। फिर से सुनिए, जैसे 1K में 1000, वैसे ही एक मोल में कोई भी वस्तु की जो संख्या होती है बच्चों वो Na के बराबर होती है। और पिछली वीडियो में आपको बताए थे Na का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। और इस अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है बच्चों? यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है 6.023 × 10⁻23। इसलिए मैं कह रहा था आपसे उस वीडियो में कि आप इसको एकदम याद कर जाइए। एक मोल एक संख्या है जो Na के बराबर, इसमें कोई भी कण होंगे और इसका नंबर कितना होता है, इसका मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। यदि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें हम लोग बच्चों तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको गिनते रह जाएंगे, इकाई दाएं से अगला करके ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके। तो कोई भी एक मोल मतलब कोई भी वस्तु इतनी, समझे बात आ गई? कोई भी वस्तु
यदि इतनी नंबर में है तो उसको हम लोग 1 मोल कहेंगे। तो आई होप आपको मोल का मतलब समझ में आ गया होगा कि मोल एक संख्या होती है और 1 मोल में कोई भी वस्तु इतनी या कह सकते हैं इतनी होती है। समझ में बात आ गया? जैसे 1K में 1000 वैसे 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे कि किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण, और वो मूल कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इवन हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। कितना हो सकता है? होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में। कार्बन 12 के 12 ग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बन 12 के 12 ग्राम द्रव्यमान का मतलब होता है कि कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। तो मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, और कार्बन 12 के 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हो रहे थे? 6.023 × 10⁻23 होती है। ठीक है, होते हैं कितने? 6.023 × 10⁻23। फिर से एक बार सुन लीजिए परिभाषा कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके जो कण होंगे, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी ले ले, 1 मोल वो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों या परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में बच्चों कणों की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही हुआ कि 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। इस मोल को हम लोग इस रूप में बच्चों व्यक्त कर सकते हैं। कहीं लिखा हो 1 मोल, मतलब 1 मोल में कण कितने होंगे? तो इतने कण, 6.023 × 10⁻23 कण। 1 मोल परमाणु का मतलब इतने परमाणु। 1 मोल अणु का मतलब सेम, ये देखो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। 1 मोल का मतलब ये है। अब चाहे कण हो, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, यदि 1 मोल लिखा हुआ है कोई भी, मैं कह दूं 1 मोल साइकिल, 1 मोल मैं कह दूं मैंगो, तो सबका मतलब यही होगा बच्चों, इतनी संख्या, इतनी साइकिल, इतने आम, ठीक उसी प्रकार से इतनी चीजें। खैर, जब कोई वस्तु बड़ी होती है तो उसको मोल में नहीं व्यक्त करते हैं। मोल का प्रयोग छोटे कणों, जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु आदि को व्यक्त करने में किया जाता है। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं कि मोल को 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। मोल को 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। एक तो क्वांटिटी के फॉर्म में, यानी कण के रूप में, दूसरा होता है बच्चों वेट के रूप में, भार के रूप में, और तीसरा होता है लीटर यानी वॉल्यूम के रूप में, ठीक है, आयतन के रूप में। तो 3 रूपों में मोल को व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप पहले नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेके आपने लिख लिया होगा। आइए हम लोग मोल को विभिन्न रूपों में, लिखा है मोल के विभिन्न रूप। अभी मैं बता रहा था बच्चों कि मोल को 3 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा के रूप में, इन टर्म्स ऑफ वेट यानी भार के रूप में, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अर्थात मोल आयतन के रूप में। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ की हमको मात्रा दिया हो। मात्रा का मतलब यहाँ संख्या से, मात्रा का मतलब किससे है? संख्या से, क्वांटिटी से। कि किसी पदार्थ की हमको मात्रा दिया हो कि ये इतने कण, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, तो पूछे उसमें कितना मोल होगा। जैसे दे दे कि कैल्शियम के एक नमूने में 6.023 × 10⁻20 अणु हैं,
ठीक है, सॉरी परमाणु हैं, तो उसमें कितने मोल होंगे। तो जब संख्या आपको देके और मोल निकालने के लिए कहे, अब बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा, इसी में आपको बहुत सारे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आपको कोई संख्या दे दे, यहाँ मात्रा मतलब किससे है, संख्या से। तो जब कोई संख्या दे, और संख्या किसका देगा, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनका दे, और पूछे कि इतनी संख्या में कितने मोल होंगे, तो आपको बच्चों क्या करना है, एक मोल में कितने कण होते हैं, वो कण अणु, परमाणु, आयन, अभी मैं पीछे नोट करवाया हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। तो एक मोल में इतने कण होते हैं। तो कोई आपको संख्या देकर पूछे उसमें कितने मोल होंगे, तो इस रेफरेंस नंबर से यानी 6.023 से यदि आप भाग दे दोगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं n और ध्रुव संख्या। तो कोई भी संख्या हमको देके और उससे हमको मोल पूछे, तो आपको ns उसमें यानी 6.023 से भाग कर देना होगा। तो बच्चों हम लोगों को मोल की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो पहला मोल का रूप हमने देखा कि कोई भी कण की संख्या हमको दिया हो और मोल की संख्या पूछे, तो इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करें। सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद इसको एक चीज और देखिए, सांकेतिक रूप में मैंने लिखा है, मोल को बच्चों को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी स्मॉल एन केमिस्ट्री में लिखा हो उसका मतलब होगा मोल। तो इसलिए मैंने इसको सांकेतिक रूप में लिखा है, स्मॉल एन इक्वल टू, यहाँ पे क्वांटिटी है, इसको क्यू और अपान इससे हम लोग डिवाइड करना है, एन से हम लोग को बाहर लेना है। एक मोल में जितना होता है कौन, उससे हम लोग को बाहर ले लेना है, तो मोल की संख्या मालूम हो जाएगी। तो इस फार्मूले को भी लिख लेंगे, जो भी मात्रा यहाँ पे दी रहेगी क्वांटिटी, नीचे जो है क्वांटिटी पर मोल होगा, ये एक मोल में क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगी संख्या वो मोल के रूप में आएगी, तो उतने मोल हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल जो है भार के रूप में, यानी किसी पदार्थ को हमको ग्राम में मात्रा दिया हो, किसी पदार्थ का हमको भार दिया हो और कहे कि इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, तो उस समय हम लोग इस फार्मूला का बच्चों यूज करेंगे। एक मोल बराबर होता है बच्चों, किसी भी पदार्थ यदि अणु है तो उसका अणु भार, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उसका जो अणु भार होता है किसी अणु का, और किसी परमाणु का जो भार होता है बच्चों ग्राम में, वही एक मोल का भार होता है। तो क्या करें, कोई भी आपको मास दे, कोई भी आपको भार दे और पूछे कि इसको मोल में बदलिए, कितने मोल इसमें होंगे, तो आपको उस पदार्थ के दिए गए पदार्थ के भार में आपको, यदि वो अणु है तो उसके अणु भार से, और यदि वो परमाणु है तो उसके परमाणु भार से भाग दे देंगे, तो हमको उस दिए गए पदार्थ की मात्रा में यानी भार में मोल की संख्या निकल कर आ जाएगी। इसको सांकेतिक रूप में देखा लिखा हमने, n इक्वल टू गिवन मास, यानी जो मास दे रखा है, जैसे दे दे कि कैल्शियम के 40 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो यहाँ W की जगह पे आप क्या रख दोगे, 40 ग्राम में पूछ रहा है तो 40 और बटा, चूंकि कैल्शियम एक परमाणु है तो कैल्शियम का अणु भार कितना, तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास 40, तो 40 बटा 40 1 मोल, और होता भी है कैल्शियम की 1 मोल का भार कितना होता है बच्चों, 40 ग्राम होता है। तो इस तरीके से किसी पदार्थ की हमको भार दिया और किसी पदार्थ का चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो और मोल की संख्या पूछे, तो उस पदार्थ के दिए गए मास में, दिए गए भार में हम उस पदार्थ के परमाणु भार या अणु भार से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और अणु भार और परमाणु भार क्या होता है, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, ये पीछे आपको बताया जा चुका है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आगे जब सवाल आएंगे तो वहाँ पे अणु भार और परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपको अणु भार परमाणु भार याद नहीं रहेगा तो इस प्रकार के सवाल या निकालना नहीं आएगा, तो इस प्रकार के सवाल आप फार्मूला जानते हुए भी, तरीका जानते हुए नहीं लगा पाएंगे। तो यदि आपने अब तक अणु भार और परमाणु भार को कैसे निकालते हैं, इसका कितना होता है नहीं देखा है, तो MK केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको आप देख सकते हैं। आइए तीसरा देखते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल आयतन के रूप में। मतलब इसका हुआ बच्चों, यदि किसी पदार्थ का आयतन हमको दिया हो और पूछे उसमें कितने मोल होंगे, मोल की संख्या बताइए, तो उस समय हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे।
एक और विशेष बात बच्चों, ये जो मोल आयतन ग्रुप में होता है ये केवल गैसों पर लागू होता है। किससे? गैसों पर। यानी गैसों का आयतन हमको दिया रहेगा, जैसे दे दे कि एक गैस 50 लीटर है, कोई गैस दे दे नाम लेके, इस गैस अमोनिया गैस के 50 लीटर में बताइए कितने मोल होंगे। तो उस 50 लीटर को आप ऊपर रखोगे और एक मोल में कितना लीटर होता है बच्चों? 22.4 लीटर। किसी भी गैस के एक मोल में 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे एक शर्त है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड मानक तापमान पर किसी भी गैस के एक मोल में 22.4 लीटर होता है। तो किसी भी गैस का आयतन देके और पूछे उसमें कितना मोल होगा, तो एक मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। उससे हम लोग भाग दे देंगे तो हमको आयतन मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि मोल इक्वल टू आयतन बटा 22.4। यदि इसको हम सिंबॉलिक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n इक्वल टू, n का मतलब मोल, इक्वल टू आयतन के लिए v किस में लेना है? लीटर में, बटा 22.4 लीटर प्रति मोल। एक मोल का जो है आयतन कितना होता है एसटीपी पर? 22.4 लीटर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यदि बच्चों ये वॉल्यूम लीटर में न लिख के मिलीलीटर में लिखा हो, उस समय आप 22.4 से भाग नहीं दोगे, उस समय आप 22,400 से भाग दोगे, क्योंकि एसटीपी पर किसी पदार्थ के एक मोल में 22,400 मिलीलीटर होता है, आयतन होता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि मोल को हम लोग 3 रूपों में लिख सकते हैं, 3 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यदि किसी पदार्थ की संख्या दिया हो, उसको मोल में बदलने के लिए कहे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। किसी पदार्थ का भार दिया हो, उसको यदि मोल में बदलने के लिए कहे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और किसी गैस का आयतन दिया हो और उसको मोल में बदलने के लिए कहे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आई होप मोल से संबंधित आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।